Hello students, now we will take next theory of bonding, that is called crystal field theory. ठीक है, देखो हमारा डिफरेंस क्या था, ऑलरेडी मैंने आपको ब्रीफ में आइडिया दिया था स्टार्टिंग में भी कि एक हमारा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो बोलता है कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड इज कोवलेंट इन नेचर। क्या था उसमें, लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल इन द वैकेंट ऑर्बिटल्स। फर्स्ट क्या होता है कि मेटल हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स व्हिच अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड देन दे ओवरलैप विद द लिगेंड ऑर्बिटल्स, सिग्मा ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एंड द इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग कैन रीअरेंज। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता है, वीक फील्ड पेयरिंग नहीं होता है। तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्योरली कोवलेंट बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो हमारा ये ओरिजिनल थ्योरी दिया था, साइंटिस्ट थे बेथ एंड वान ब्लैक। बाद में एक साइंटिस्ट और थे ऑरिजन ORGEN विच हैव गिवन मोर कंट्रीब्यूशन, बट अभी भी हम इनको मेन कंट्रीब्यूटर मानते हैं, इन्हीं को है बेथ एंड वान ब्लैक को। यहाँ पे जो वर्ड है क्रिस्टल वो कहाँ से आता है, ये आता है आयनिक क्रिस्टल से। आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, कटायंस होते हैं, अनायंस होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। यहाँ पर भी थ्योरी सेम बात बोलती है। आप बिफोर यू राइट आप पहले सुन लीजिए, अच्छा रहेगा इसमें। तो ये थ्योरी ही बोलता है कि हमारा जो इंटरेक्शन होता है मेटल और लिगेंड के बीच में, वो कैसा होता है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्सेस। कैसा होता है, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन अट्रैक्शन फोर्सेस। यहाँ पर क्या है, मेटल बिहेव एज पॉजिटिव आयन कटायंस एंड लिगेंड्स बिहेव एज नेगेटिव आयंस। लिगेंड्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है न्यूट्रल लिगेंड, एक थे नेगेटिव लिगेंड। अगर तो नेगेटिव लिगेंड है तो कोई टेंशन नहीं है, नेगेटिव आयंस हो गए। अगर आपके लिगेंड न्यूट्रल होंगे तब क्या होता है, उसमें लोन पेयर तो होगा फिर भी, और पोलर होते हैं। लोन पेयर होने से क्या होता है, अगर पोलर होने से क्या होगा, लिगेंड का डायपोल मोमेंट आता है, उसका डायपोल में दो पोल होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड ऑफ डायपोल। तो जो लिगेंड अगर आपका न्यूट्रल है तो उसका नेगेटिव एंड है जो डायपोल का, वो किधर हुआ, उसका डायरेक्शन टुवर्ड द मेटल आयन। अब कुछ केस में क्या होता है, मेटल सर न्यूट्रल लाइक इन कार्बोनिल्स, तब क्या होता है, तभी भी हम बोलते हैं कि मेटल्स आर टेकन एज पॉजिटिव आयंस एज पर दिस थ्योरी, क्योंकि उसमें क्या है, मेटल्स हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। वहां पर हमारा एक टॉपिक पूरा पढ़ाएंगे आपको, बॉन्डिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है लिगेंड्स CO के बीच में और मेटल में, जहाँ पर लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को और मेटल इलेक्ट्रॉन वापस देता है लिगेंड को इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड डी पाई, पाई स्टार, पाई बॉन्डिंग। आप पढ़ाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा, बैक बॉन्डिंग के बारे में। तो यहाँ पर ये बोलता है कि कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होता है, आयनिक बॉन्डिंग होता है। तो इस थ्योरी के बारे में ये पॉइंट्स हैं, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, एक बार सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, द बॉन्डिंग, इसका थ्योरी के फीचर्स क्या क्या हैं। पहला पॉइंट, बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल आयन एंड लिगेंड इज नॉट कोवलेंट बट देयर आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, दो बार लिख दिया है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द मेटल आयन एंड लिगेंड्स। अगला पॉइंट क्या है, द सेंट्रल मेटल कैटायन इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स व्हिच कंटेन वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपका लिगेंड्स होंगे। फिर अगला पॉइंट क्या है, द आयनिक लिगेंड्स लाइक F-, Cl-, और भी बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं नेगेटिव आयंस, आर रिगार्डेड एज नेगेटिव पॉइंट चार्जेस and neutral ligands has point dipoles or simply dipoles. If ligand is neutral, then the negative end of dipole is oriented towards the metal cation. अगला पॉइंट क्या है, it does not provide for electrons of ligands to enter metal orbitals, that is there is no overlapping, no electron sharing. Meaning क्या है, that is metal ions and ligands do not mix their orbitals or share electrons. क्योंकि अगर मिक्सिंग होगा या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा तो क्या आता है, कोवलेंट कैरेक्टर, वो तो है नहीं इसके अंदर। अगला पॉइंट क्या है, द 5d ऑर्बिटल्स ऑफ एन। अब ये पॉइंट क्या है यहाँ पर, इस लास्ट पॉइंट थोड़ा सा बड़ा लिखा आपको दिखने में। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये थ्योरी ये बोलता है कि अगर हमारे मेटल के पास होता है 5d ऑर्बिटल्स
उनका एनर्जी समान होता है, इक्वल होता है, उनमें हम क्या बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो मेटल है 5 डी ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी विच आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, उनका एनर्जी इक्वल रहता है। लेकिन होता क्या फर्दर, अगर कोई उनके सराउंडिंग होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल नेगेटिव चार्ज आता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्या हुआ कि एनर्जी रिपल्सन होगा उसमें और एनर्जी बढ़ेगा, तो एनर्जी फिर भी सबका इक्वल रहता है। बट होता क्या है कि अगर हमारा अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नॉर्मली होता है आपका ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कि अगर लिगेंड सराउंड करते हैं मेटल आयन को, तो क्या होता है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, रिपल्सन होता है। तो उससे होता क्या है, एनर्जी ऑफ ऑल 5 डी ऑर्बिटल विल नॉट रिमेन सेम। समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो आपके लिगेंड्स के होते हैं और मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, रिपल्सन होगा, उसकी वजह से क्या होता है एनर्जी जो है 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स का बराबर नहीं रहता है। और क्या हुआ इसमें स्प्लिटिंग होता है, वो ब्रेक होते हैं डिफरेंट सेट्स में। ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री के ऊपर कि ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री कैन बी लाइक ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री कैन बी टेट्राहेड्रल, ये दो हमको पढ़ने हैं। और एक होता है ज्योमेट्री कैन बी स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री कैन बी टेट्रागोनल, मतलब ये डिस्टॉर्शन आता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, तो नाम होता है टेट्रागोनल। ये थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूंगा इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कहाँ पर, इन द एग्जाम्स ऑफ KVPY और एग्जाम्स ऑफ योर नेस्ट, आपका जो नाइजर का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया देंगे इसके बारे में भी, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एंड स्प्लिटिंग आल्सो इन द टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस, वो सब कंटिन्यूएशन आते हैं ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। लेकिन हम फोकस करेंगे दो पर ही मेन यहाँ पर, एक ऑक्टाहेड्रल के ऊपर और एक टेट्राहेड्रल के ऊपर। तो आप इस पॉइंट को लिख लीजिए पूरा कि द 5 d ऑर्बिटल्स ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम और आयन हैव सेम एनर्जी, दैट इज दे आर डीजेनरेट। इसका मीनिंग क्या होता है डीजेनरेट का, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। दिस डीजेनरेसी इज मेंटेन्ड इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग द मेटल आयन, बट however negative field is whenever negative field is due to ligands in a complex, actually होता क्या है, however negative field is due to ligands in a complex, then what happen, it become unsymmetrical. It means energy of 5d orbital become unsymmetrical or field become unsymmetrical and degeneracy of the d orbitals is lifted, मतलब खत्म हो जाएगा, एनर्जी सबका बराबर नहीं रहता है d orbitals का। और फिर क्या होता है, रिजल्ट इन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। एनर्जी अगर एनर्जी बराबर नहीं रहेगा तो क्या हुआ, स्प्लिटिंग होता है डी ऑर्बिटल्स का। और ये जो स्प्लिटिंग कैसे होता है, द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड का यहाँ मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्री कैन बी ऑक्टाहेड्रल, मींस आपका जो फील्ड होगा हमारा, फील्ड कैन बी ऑक्टाहेड्रल और फील्ड कैन बी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, तीन हमारे हैं। लेकिन हम दो पे ही फोकस करते हैं क्योंकि हमारा एनसीईआरटी में दो दे रखा है। नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन आता भी दो पे ही है, ऑक्टाहेड्रल के ऊपर और टेट्राहेड्रल के ऊपर, ठीक है। तो अब हम स्प्लिटिंग से पहले एक समझना ट्राई करते हैं कि स्प्लिटिंग होने का रीजन क्या होता है, लिगेंड से इंटरेक्शन कैसे होगा मेटल के डी ऑर्बिटल्स का। देखो इलेक्ट्रॉन्स, हाउ डू वी डिफाइन ऑर्बिटल, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल। आप बहुत कॉमन पढ़ते हैं डेफिनेशन, इट इज 3D स्पेस around the nucleus where the probability of finding electron is maximum, that is definition। और ligand हमने क्या बोला, नेगेटिव पॉइंट चार्जेस होते हैं या नेगेटिव डाइपोल्स होते हैं, उनका इंटरेक्शन होगा तो रिपल्सन होगा यहाँ पर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑक्यूपाई करते हैं डी ऑर्बिटल्स को और लिगेंड के ऑर्बिटल के बीच में, उससे रिपल्सन से एनर्जी आपका बराबर नहीं रहता है। जिसका रिपल्सन ज़्यादा होगा उसका एनर्जी बढ़ जाएगा और जिनके लिए रिपल्सन कम होता है उनका एनर्जी कम होता है मीन एनर्जी लेवल से। तो उसको हम समझने से पहले समझने ट्राई करते हैं कि शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। ये हमारा टॉपिक चलता रहेगा CFT, इसको बोलते हैं शॉर्ट में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले हम समझते हैं शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स।
शेप्स आपको से पढ़े हुए अपने होंगे पहले भी इन टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन क्लास 11th। एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, दो सेट में हम बोलेंगे शेप मिलेगा आपको डी ऑर्बिटल्स का। If you draw simple diagrams for the shapes, आप रफ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए शेप के लिए। देखो यहाँ पर ये हुआ हमारा एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। इसको हम बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स। फिर बाकी दो आते हैं हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, इसको हम बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक को बोलेंगे डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स। ये होता है सर्कुलर रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और सब में क्या है, यहाँ पे जो हमारा ऑरिजिन पे क्या है, न्यूक्लियस है। सब में क्या है, ऑरिजिन पे न्यूक्लियस है। ये हमारा शेप होगा डी ऑर्बिटल्स का। 5 होंगे यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स। इसको हम कैसे ऑब्जर्वेशन में देखते हैं, देखो इन सेट में इन तीन क्या है ऑर्बिटल्स के लिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड ऑर्बिटल के लिए क्या है इस केस में कि लोब्स कहां पर हैं, जो लोब्स के अंदर ही होंगे इलेक्ट्रॉन। और लोब्स क्या होते हैं, लोब्स इंडिकेट द स्पेस वेयर वी हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। और लोब्स यहां पर कहां पे लाई करते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। यहां पर क्या है, for these orbitals, this set of orbitals, the lobes means they indicate the probability of finding electrons, probability of finding electron, that is maximum. This lobes indicate maximum probability, maximum probability of finding electrons. कहां पे, लाई इन बिटवीन द एक्सिस। यहां पर लोब्स कहां पर है, नॉट अलोंग द एक्सिस बट कहां पर है, एक्सिस के बीच में है। एक्स वाई के बीच में आएगा तो बोलेंगे डी एक्स वाई, वाई जेड के अगर बीच में लिखते तो बोलते हैं डी वाई जेड ऑर्बिटल्स। और अगर लोब्स लाई करते हैं बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस तो हम इनको बोलते हैं डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स। और यहाँ पर क्या है, लोब्स कहां पर लाई करते हैं, अलोंग द एक्सिस। यहाँ पर लोब्स कहां पे है, अलोंग द एक्सिस। तो अगर हम बोलेंगे इस सेट के लिए ये दो हुए हमारे बचे हुए ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर क्या है कि फॉर दीज टू ऑर्बिटल्स द हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मींस कंटेक्ट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, maximum probability of finding electrons is along the axis। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर हमारे ज्योमेट्री आती है दो टाइप की। एक होता है ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, वहां पर क्या होता है, लिगेंड्स अप्रोच टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल लाइन अलोंग द एक्सिस। शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। अगर हम शेप को ड्रॉ करते हैं आपके ऐसे होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस। मतलब हमारा शेप 3D होता है ना इसमें। तो अगर हमारा शेप है ऑक्टाहेड्रल तो क्या होता है, लिगेंड कहां अप्रोच करते हैं, अलोंग एक्स वाई मींस एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस, एक्स वाई जेड डायरेक्शंस। तो होता क्या है, दे विल कॉज फॉर देम मोर रिपल्सन एंड फॉर देम दे विल कॉज लेस रिपल्सन। जिसके पास में ज्यादा आएंगे लिगेंड्स उनको रिपेल ज्यादा करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है डी ऑर्बिटल्स का और लिगेंड के अपने ऑर्बिटल्स का, तो उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा अगर वो ज्यादा पास आएंगे।
तो इनके कंपैरिजन में इनके लिए रिपल्सन ज्यादा होता है। अगर हमारा ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, तब क्या होता है, लिगेंड्स अप्रोच करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, तो इनके लिए रिपल्सन ज्यादा होगा, तो इनका एनर्जी बढ़ेगा और इसका एनर्जी कम हो जाता है। एक बार आपको मैं दिखाता हूँ डायग्राम से। ये आपने शेप देख लिया, शेप को ध्यान रखेंगे क्योंकि शेप से हमारा लिंक हो पाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ द d ऑर्बिटल्स व्हेन ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल और व्हेन ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। एक बार देखते हैं इसको। देखिए, अगर हमारा ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, तब क्या होता है, 6 लिगेंड अप्रोच टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल आयन along the axis। अगर हम बोलेंगे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीन हो गए यहाँ पे, तो लिगेंड्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल आयन along the axis। यहाँ पे क्या है, आपका फील्ड होगा ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पे क्या है, 6 लिगेंड्स, सिंबल L लिखा है, अप्रोच टुवर्ड्स मेटल आयन, मेटल आयन मींस सेंट्रल मेटल आयन अलोंग द एक्सिस। तो क्या करता है, दे विल कॉज मोर रिपल्सन फॉर द ऑर्बिटल्स हैविंग लोब्स अलोंग द एक्सिस। कौन से वाले थे, dx² - y² एंड dz² ऑर्बिटल्स। अगर हमारा ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, तब क्या होता है, देखो इसी ज्योमेट्री से अगर हमने ये दो लेवल हटा दिए z एक्सिस के, ये हम लेते हैं z एक्सिस, ये वो हमारा प्लेन में ले लेंगे इसको, x एंड y एक्सिस, ये हुआ z एक्सिस। अगर हमने इसको हटा दिया लिगेंड को पूरा, तो ज्योमेट्री का बचता है स्क्वायर प्लेनर, उसको बाद में देखेंगे। मेन हमको दो पढ़ने हैं, एक हमारा पढ़ना है टेट्राहेड्रल और एक पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल। हाउ टू ड्रॉ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, देखो एक सिंपल डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। क्यूब ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ वन क्यूब, ठीक है, आप एक क्यूब ड्रॉ कर लीजिए। क्यूब में क्या होता है, सेंटर पे हम रखते हैं क्यूब का मेटल एटम, और फिर लिगेंड्स कहां पे होंगे, ऑन द अल्टरनेटिंग कॉर्नर्स। एक आपका लिगेंड यहां पर है, तो यहां पे कॉर्नर खाली, तो नेक्स्ट लिगेंड यहां पे होगा, नेक्स्ट कॉर्नर खाली, अगला लिगेंड यहां पे होगा, ये कॉर्नर खाली। अब यहाँ पे आपका ये कॉर्नर खाली है, तो अगला लिगेंड आएगा यहाँ पर, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे होगा। तो ये आपके आउट ऑफ 8 कॉर्नर्स 4 कॉर्नर पे आपके लिगेंड्स होंगे। सिंपल तरीका है, लिगेंड्स हम प्लेस करते हैं अल्टरनेटिव कॉर्नर पे। एक कॉर्नर पे है तो अगला खाली, फिर अगले पे होगा अगला खाली, अगले पे होगा अगला खाली, अगला खाली, मतलब यहाँ पे खाली, फिर अगला होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे खाली होगा, तो यहाँ पे तो यहाँ पे खाली होगा, यहाँ पे खाली होगा, यहाँ पे भी खाली होगा, इसके अकॉर्डिंग। ये हमारा हुआ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अगर हम ज्वाइन करते हैं सारे इन कॉर्नर्स को, तो आपको ज्योमेट्री दिखेगा। कैसा ज्योमेट्री दिखता है, टेट्राहेड्रल, एक लिगेंड, एक लिगेंड, एक लिगेंड और एक लिगेंड आपको सीखा। तो ज्योमेट्री क्या हुआ केस में, टेट्राहेड्रल। तो इसमें क्या होता है, इसको मिटा दे रहा हूं, नीचे वाले क्वेश्चन को, मैं डायग्राम को अंडरस्टूड, आपका डायग्राम दिख रहा है आपको। तो यहां पर क्या होता है, ये हमारा यहां पे दिया है टेट्राहेड्रल फील्ड बाय 4 लिगेंड्स। अब इसमें क्या होता है, 4 लिगेंड्स अप्रोच टुवर्ड्स सेंट्रल metal ion in between the axis, in BW is between the axis। तो होता कैसे, तो जो आपके लिगेंड्स के लोब्स होते हैं DXY, DYZ एंड DXZ, उनके लिए रिपल्सन ज्यादा होगा, तो उनका एनर्जी बढ़ेगा कंपेयर टू द रिमेनिंग 2 d ऑर्बिटल्स, जिनका नाम था dx² - y² एंड dz² ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम हुआ और शेप्स हुआ। इनके हेल्प से हम समझाएंगे स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स व्हेन ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल एंड ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल।
ठीक है, तो लेट अस नाउ टेक स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो आप डालेंगे नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। यहाँ पर हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारा एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीज होगा बॉटम टू टॉप, एनर्जी ऑर्डर आपका बढ़ेगा इस सीक्वेंस में। तो हम लेते हैं यहाँ पे पहले लेट अस टेक 5 d orbitals in the ground state, d orbitals in the ground state। ठीक है, आपका ऑलरेडी हमने नाम लिखा था सबका। ये जब हम ग्राउंड स्टेट में, मतलब यहाँ पर कोई भी सराउंडिंग में एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब होता क्या है, जब सपोज हम करते हैं कि लिगेंड से पास में आना शुरू करते हैं, एनर्जी बढ़ेगा इनका। These can be taken 5d orbitals in the excited state। ये कब होगा? ये होगा in presence of spherically symmetrical electric field। एनर्जी सबका बराबर होता है इसमें। एनर्जी बढ़ेगा यहाँ से ग्राउंड स्टेट में कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारा स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी सबका अभी बराबर रहेगा। जब लिगेंड ज्यादा पास में आते हैं तब क्या होता है, जो लिगेंड होंगे अलोंग द एक्सिस वो ज्यादा क्लोज होंगे किसके, क्लोज टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स, तो उनका एनर्जी बढ़ता है। इसको मिलते हैं मीन एनर्जी लेवल। कंपेयर टू मीन एनर्जी लेवल एक साइड का एनर्जी बढ़ता है और एक में एनर्जी कम होता है। दोनों गैप बराबर नहीं है। इसको जो मीन एनर्जी लेवल हम इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। बेरी सेंटर, some books are writing BARI, some are writing BARY, दोनों ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बेरी सेंटर, ये हमारे होंगे 3 d ऑर्बिटल्स, dxy, dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स, और ये होगा हमारा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स। इसको हम बोलते हैं EG सेट ऑर्बिटल्स, EG सेट ऑर्बिटल्स, और इसे बोलते हैं T2G सेट ऑर्बिटल्स। एनर्जी गैप दोनों के बराबर नहीं है, ये गैप बड़ा है, ये गैप छोटा होता है। इस गैप को हम पूरा बोलते हैं डेल्टा O, और ये पार्ट कितना होगा, प्लस 3/5 डेल्टा O, और ये होगा माइनस 2/5 डेल्टा O। माइनस बोला कि एनर्जी कम हुआ और यहाँ पे एनर्जी बढ़ा तो प्लस साइन लिखते हैं, प्लस 0.6 डेल्टा O और माइनस 2/5 डेल्टा O, मींस माइनस 0.4 डेल्टा O। ये हमारा मीन एनर्जी लेवल होता है बेरी सेंटर। इसके कंपैरिजन में इन तीनों का एनर्जी कम होता है बाय अमाउंट 0.4 डेल्टा O, और इन दो का एनर्जी बढ़ता है बाय अमाउंट प्लस 0.6 डेल्टा O। डेल्टा O क्या होता है यहाँ पर, डेल्टा O को हम बोलते हैं यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। यहाँ पे O लिखा है, दिस O इंडिकेट ऑक्टाहेड्रल फील्ड। डेल्टा एनर्जी गैप यहां से यहां तक होता है एनर्जी गैप। देखो अगर हम दोनों का एनर्जी ऐड करते हैं तो इसके बराबर होता है। ये हमारा एनर्जी टोटल बराबर रहता है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड रहता है। तो इसके कंपैरिजन में इनके लिए रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ता है, और इनके लिए रिपल्सन कम होगा तो इनका एनर्जी कम होता है। बट दोनों का एनर्जी ऐड करने पे बराबर होना चाहिए इसके एनर्जी में सा। गैप डेल्टा O बोलते हैं, और ये इक्वल नहीं है गैप, ये 0.6 और ये 0.4। प्लस का मीनिंग एनर्जी बढ़ता है, नेगेटिव का मीनिंग एनर्जी कम होता है। समझ में आया?
यहाँ पे लिखा है T2G, T2G का मीनिंग क्या होता है और Eg का मीनिंग क्या है? Eg का मीनिंग होता है यहाँ पे डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मतलब अब क्या होगा, पहले 5 का एनर्जी बराबर था, अब इन 2 का एनर्जी बराबर होता है। इसका मीनिंग क्या है? डीजेनरेट का इक्वल एनर्जी। और इसको कहते हैं T2G को ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डोंट थिंक फॉर एब्रिविएशन के ई का फुल फॉर्म क्या है, जी का। जी यहाँ पे दे आर सिमेट्रिकल टर्म्स। जी बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, इंडिकेट करता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। स्मॉल जी सिंबल इंडिकेट सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये सब का स्पेक्ट्रल टर्म्स है। यहाँ पे T2G और EG सेट आता है, इसका मीनिंग याद रखिएगा। EG का मीनिंग होता है डबली डीजेनरेट और T2G का मीनिंग है ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मतलब इनका एनर्जी बराबर होगा तीनों का और इन 2 का एनर्जी बराबर होगा आपस में। तो ये हुआ हमारा स्प्लिटिंग ऑफ द d ऑर्बिटल्स इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। आई होप ये क्लियर आपको होगा कैसे होता है। पहले एनर्जी, अगर हमारा स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एनर्जी बढ़ेगा और एनर्जी अभी भी इक्वल रहता है। लेकिन होता है जब लिगेंड पास में आते हैं तब रिपल्सन ज्यादा होगा इन ऑर्बिटल के लिए, क्योंकि लिगेंड कहां पे अप्रोच करते हैं, अलोंग द एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस, तो इनके लिए रिपल्सन ज्यादा होगा। अगर इनके लिए रिपल्सन ज्यादा है तो इनका एनर्जी बढ़ेगा और इनके लिए रिपल्सन कम होता है तो इनका एनर्जी कम हो जाता है मीन एनर्जी लेवल से या उनका एवरेज एनर्जी लेवल से। समझ में आया? ये होता है स्प्लिटिंग कैसे होता है इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। यहाँ पे सिंबल G होता है, उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोनों में G का मीनिंग होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये सिमेट्रिकल टर्म्स होती हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। मीनिंग क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री का? इट इज अ पॉइंट इनसाइड ए क्रिस्टल और मॉलिक्यूल फ्रॉम विच इफ वी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन अपोजिट डायरेक्शंस देन वी गेट सेम ग्रुप और स्ट्रक्चर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहां पर, इन सॉलिड स्टेट, और हमने पढ़ा था कहां पे, आइसोमरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में। तो यहाँ पे G सिंबल आता है। तो ये हुआ हमारा स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब देखते हैं हम स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। टेट्राहेड्रल फील्ड, इट इज नॉट ऑफ द स्केल, ऐसे मान लीजिए। ये पहला पॉइंट कॉमन होगा, एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, एनर्जी इन द एक्साइटेड स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट यहाँ भी कॉमन होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है तब क्या होता है, 4 लिगेंड होते हैं, लिगेंड का नंबर कम है पहली बात। और क्या होता है, लिगेंड कहाँ अप्रोच करते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। ऑलरेडी आपको मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था कुछ देर पहले, उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी का जो पैटर्न चेंज होता है वो उल्टा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये गैप फिर से अनइक्वल है, इसमें ये गैप उल्टा होता है, इन चेंज इसका, इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी बेरी सेंटर। डेल्टा टी कम होता है डेल्टा ओ से। डेल्टा टी कितना होता है, फॉर सेम मेटल आयन अगर लेते हैं और सेम लिगेंड होंगे तो डेल्टा टी होता है 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। ये हम इसको बोलेंगे, ये गैप आता है प्लस 2/5 ऑफ डेल्टा टी और ये गैप होता है माइनस 3/5 ऑफ डेल्टा टी। ये गैप कम है, ये गैप बड़ा होता है। इसको हम, ये कौन से होंगे ऑर्बिटल्स, dxy, dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स। और ये होगा आपका dx² माइनस y² और ये होगा dz² ऑर्बिटल्स। इसको हम बोलते हैं T2 सेट ऑर्बिटल्स और इसको E सेट ऑर्बिटल्स। यहाँ पर सिंबल G यूज नहीं करते हैं, कुछ बुक्स में लिख रखा है T2G EG, वो गलत है। देखो एक्चुअली ऑलरेडी मैंने कहा था सिंबल जो G होता है, what G indicate the center
ऑफ सिमेट्री। अगर हमारा ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, आप सिंपल ड्रॉ कर लीजिए। इस केस में क्या ये पॉसिबल है कि वी कैन ड्रॉ फॉर दिस कॉम्प्लेक्स ए सेंटर ऑफ सिमेट्री? नहीं पॉसिबल है यार, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल कभी होगा ही नहीं। अब मेरे पास पेन तीन ही हाथ में, एक और मान लो यहाँ पेन लगा लेते हैं, तो यहाँ पे ज्योमेट्री कैसा है टेट्राहेड्रल। इस पॉइंट से हम कभी भी दो पॉइंट हमको सेम मिले अपोजिट डायरेक्शन में एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए अगर हमारा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो सिंपली हम करते हैं यूज T2 और E, सिंबल G यूज नहीं करना है। सिंबल G क्या बताता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो कि एब्सेंट होता है इस केस में। अगर हमारा ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट होता है, इसलिए हम G यूज नहीं करते सिंबल साथ में, खाली T2 और E। E का मीनिंग वही रहता है डबली डिजेनरेट, और T2 का मीनिंग होगा ट्रिपली डिजेनरेट। ये गैप कम होता है। गैप कम क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? यहाँ पे केवल 4 लिगेंड होंगे। हमारा ज्योमेट्री था ऑक्टाहेड्रल, तब क्या होता है 6 लिगेंड होते हैं, और लिगेंड कहाँ अप्रोच करते हैं? अलोंग द एक्सिस। तो क्या होता है? दे विल कॉज मोर रिपल्सन, दे विल कॉज मोर रिपल्सन। और यहाँ पे लिगेंड कम होंगे नंबर में, रिपल्सन करेंगे 3 ऑर्बिटल्स को यहाँ पे, तो उनके लिए रिपल्सन नेट कम होता है, इसलिए ये एनर्जी गैप कम होता है। अगर हमारे पास होगा सेम मेटल आयन और सेम लिगेंड्स तो डेल्टा टी का वैल्यू होता है 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, हाफ से भी कम है। हाफ होता है ना 4/8, उससे भी कम होता है। इसको ध्यान रखिए, आपको ये हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक बिहेवियर था उसको समझने के लिए, जो कि हमारे ड्रॉबैक्स है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, उनको भी समझने के लिए यहाँ पर समझ में आया। तो ये होता है स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। डेल्टा टी का ये मीन एनर्जी लेवल को बोलेंगे वेरी सेंटर, उससे एनर्जी कम हुआ 0.6 या 3/5 डेल्टा टी। ये एनर्जी बढ़ता है इनके लिए 2/5 ऑफ डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारा स्प्लिटिंग हुआ। अब इस स्प्लिटिंग का एडवांटेज क्या होता है, इससे हम कैसे समझाएंगे? फॉर्मेशन ऑफ लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हम चलते हैं उसके बाद पास अभी। तो हम आगे देखते हैं कि स्प्लिटिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगा इन मेटल डी ऑर्बिटल्स। अगर हमारे पास दिया है D1 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल आयन, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है T2G1। ये हमारा किसमें, इसको अच्छा रखते हैं हेडिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर हमारे पास दिया है D1 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल आयन, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन T2G1, एक इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे एंटर करेगा? T2G सेट में। ऑलरेडी देखो ये हमारा एनर्जी सीक्वेंस क्या होता है, ये हमारा T2G सेट है और ये हमारा EG सेट है। गैप होता है डेल्टा O, इन दोनों के बीच में कितना एनर्जी गैप है? डेल्टा O इज एनर्जी गैप बिटवीन द T2G सेट एंड EG सेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, कैसे फिल करेंगे? T2G1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, बाकी खाली है। अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन है तब क्या होता है? T2G2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। अगर हमारे पास दिया D3 कॉन्फ़िगरेशन तब क्या होगा? T2G3। अभी तक हमारे यहाँ पे कोई बात ही नहीं की है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। बट अगर यहाँ पर D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो दो पॉसिबिलिटी आएगा, एक आता है T2G4 या T2G3 EG1, और एक आएगा T2G4। ये हमारा एक पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 तो था ही पहले से, और एक का पेयरिंग कर दिया तो ये हुआ T2G4, और एक क्या होगा इसमें? T2G3, यहां तो कॉमन था, और एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? EG सेट के अंदर, T2G3 EG1।
समझ आ रहा है ये वाला पॉइंट? अगर ये सही है तो हम आगे देखते हैं T2G4 और T2G3 के अंदर ये कब मिलता है। देखो अगर हम यहाँ पे दो टर्म आती है, एक आता है टर्म डेल्टा O, ऑलरेडी हम देख चुके हैं डेल्टा O क्या यहाँ पे है, CFSC इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड और ज्योमेट्री। और एक आपका टर्म आता है P को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी ये क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in same orbital already containing one electron। देखो यहां पर हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास यहां पे एक दिया है कोई ऑर्बिटल जिसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन होगा, अगर हम इसी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और फिल करते हैं तो क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। उस रिपल्सन को ओवरकम करने में कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं क्या? पेयरिंग एनर्जी। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल ऑलरेडी कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? और डेल्टा O क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। हम देखते हैं अरे ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जो कि ज्यादा स्टेबल हो। और कैसा अरेंजमेंट ज्यादा स्टेबल होता है? जिसका एनर्जी कम होता है। जिसका एनर्जी कम होता है तो ये दोनों टाइप के जो अरेंजमेंट होंगे वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? इन दोनों के कंपैरिजन के ऊपर। अगर डेल्टा O बड़ा है तो एक साइड मिलेगा हमको, अगर ये P बड़ा होगा डेल्टा O से तो हमको सेकंड टाइप का मिलेगा अरेंजमेंट। तो देखो हमें वो फेवर कराना है जिसमें कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पे क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, इस साइड से इस साइड के लिए वो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर करना है उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, लेकिन D2, D1, D2, D3 यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये कब फेवर होगा? अगर डेल्टा O वैल्यू बड़ा है, P कम होगा तो ऐसा साइड मिलता है। क्योंकि अगर डेल्टा O बड़ा है तो मींस इलेक्ट्रॉन विल नॉट गो टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल बट इलेक्ट्रॉन बिकम हैप्पी बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में नहीं है? अगर ये एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है यहां से यहां पहुंचने के लिए तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाएगा बट वो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेगा। इस सेट के अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा। और क्या होता है पेयरिंग से? उसमें एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगा पेयरिंग में, डेल्टा O बड़ा है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा बट वो पेयरिंग करके ही लोअर एनर्जी स्टेट में रहेगा। और वो क्या होता है? थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल स्टेट होता है, फेवर होगा इसमें। तो इसमें क्या अगर डेल्टा O बड़ा है तो इसमें पेयरिंग हो गया तो इसे हम क्या बोलते हैं? दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, या ऑलरेडी लिख चुके होंगे डेफिनेशन पार्ट, नहीं तो आप लिख लीजिए फिर आगे कंटिन्यू करिए। तो अगर डेल्टा O बड़ा है तो क्या हुआ? लेस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे इसमें, तो दे विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और डेल्टा O बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। यहां पे मीनिंग क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का? दे हैव हाई डेल्टा O वैल्यूज। अगर लिगेंड के डेल्टा O बड़ा होगा तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अगर डेल्टा O कम होता है तो उसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा O जो एनर्जी लेवल कम होगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा, इस केस में P बड़ा होगा, देन डेल्टा O। तो इसका मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में नहीं खुश होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा EG सेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है। पेयरिंग में क्या हुआ? ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो एनर्जी हाई हो जाएगा, इसलिए ये इस टाइप के अरेंजमेंट सेट होता है। और यहाँ पर क्या होगा? इट कंटेन मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इफ इट हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हम क्या बोलेंगे इसको?
इट इज सेड टू बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसे हम क्या बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स, वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स, ये होगा वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। देखो सिंपल है, अगर डेल्टा, इस वीक फील्ड लिगेंड का मीनिंग क्या होता है, डेल्टा ओ लोअर, दे हैव लो डेल्टा ओ वैल्यूज, इनको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। अगर डेल्टा ओ कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अनपेयर्ड होते हैं, दे विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये आपका बेस है इसको समझने के लिए। आई होप आई एम क्लियर। दोबारा सुन लीजिए एक बार ध्यान से, जो मैंने बोला है वीडियो को दोबारा रिवर्स करते हैं, डाउट रहेगा तो। दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, यहाँ तक कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो हमने आपको पहले कहा था कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन है, D3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऐसे में कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होता है, कोई सा भी लिगेंड हो। हाँ, अगर D4 आएगा तब दो टाइप का हमको मिलता है अरेंजमेंट। अगर डेल्टा ओ बड़ा होगा मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता है, और D4 में क्या हुआ, केवल एक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है, दोनों पेयरिंग नहीं होता है। इसका लॉजिक आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है पेयरिंग, D5 में दो का पेयरिंग होता है, वो भी आगे देखते हैं। अगर हमको दिया है D5 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन, तो यहाँ पे दो टाइप के मिलेगा अरेंजमेंट, T2G, यहाँ पे क्या होगा T2G3 Eg2, ये आपका रहेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और एक होगा T2G5, ये हुआ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स, ये होगा वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे पास दिया है D6 कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे भी दो टाइप के मिलेंगे अरेंजमेंट, T2G, अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा T2G4 Eg2, ये हुआ वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स, और एक हुआ T2G6 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। डिफरेंस आएगा, अगर D7 दिया है हमको तो क्या आएगा, D7 में एक इलेक्ट्रॉन और पेयर होगा इसमें T2G सेट में, तो T2G5 Eg2, और T2G यहाँ पे क्या होगा 6 तो फिल था तो Eg1 जाएगा। अगर हमारे पास ये सेम एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ज्यादा होंगे तो वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। अगर D8 दिया है तब क्या होता है, D8 में T2G6 हो जाएगा इसमें, और Eg2 यहाँ पे भी T2G6 Eg2 सेम हो गया। D9 में भी T2G6 Eg3, D10 में T2G6 Eg4। तो यहाँ पे क्या है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। आपको ये पॉइंट मैंने बताया था पहले भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के समय कि अगर हमारे पास D2, D3 या D8 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर पेयरिंग का स्कोप होता है, बट पेयरिंग इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है अगर ज्योमेट्री कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। अगर हमारा ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो इसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। समझ में आया वाला पॉइंट नहीं आया? तो ये हमारा एग्जांपल हुआ इसमें इसके बारे में। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे दो टाइप का, तो D4, D5, D6, D7। यहाँ पर हमारे दो पॉसिबिलिटीज आते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मींस डेल्टा ओ बड़ा होता है, उस केस में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता है और क्या बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और एक में डेल्टा ओ स्मॉल होता है, कम होता है, डेल्टा ओ कम को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इसमें क्या होगा, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये फेवर करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड में होता है लो स्पिन, वीक फील्ड में होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। उल्टा ध्यान रखिएगा, कभी भी सोचिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में लो स्पिन और वीक फील्ड में हाई स्पिन, ये तो है यहाँ पे। उल्टा मत सोचिए कि हम स्ट्रॉन्ग फील्ड में हाई स्पिन, वीक फील्ड में लो स्पिन, ऐसा नहीं होता है।
आई होप ये पॉइंट समझ में आया कि केलर से इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज था उसका, कॉम्प्लेक्सेस का, कि पेयरिंग कैसे हुआ मैग्नेटिक डेटा को समझने के लिए, वो आपको यहाँ पे समझ में आया था इससे। ठीक है, एक हुआ। अब आते हैं कौन से यहाँ फैक्टर्स हो गए विच आर अफेक्टिंग द डेल्टा ओ वैल्यूज और डेल्टा वैल्यूज।